सवाबदीदी इख्तियार है और हमारा सवाबदीदी इख्तियार है कि हो सकता है हम उनको इंगेज करें, हो सकता है ना करें, लेकिन भाई हैं, वो अच्छे आदमी हैं। नासिर शाह एक अच्छा आदमी है। रज़ा रब्बानी साहब भाई हैं मेरे बड़े, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप आर्टिकल 149(2) या 3 या 4 उसका कहीं इतलाक़ करते हैं तो ये आप सूबा बनाने जा रहे हैं, और सूबा बनाने जा रहे हैं तो इसके नताइज बहुत ख़राब होंगे। फिर किसी ने ये कह दिया कि हम तो सिंधु देश बनाएंगे। मतलब कोई सेंस की बात होनी चाहिए, तो बहुत ठीक है। 149(4) किसी सूबे बनाने की बात नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रोग़ नसीम साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी 149 का आर्टिकल ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक ग्रुप जो है पीटीआई का वो कहता है जनाब कि उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है, जबकि एमक्यूएम के कुछ लोग कहते हैं जनाब कि वो इस चीज़ पे अभी भी कायम है। सो इट्स अ सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, एमक्यूएम एक नया जो आर्टिकल है उसको लेके आना चाह रहा है, और वो है जनाब 148 क्लॉज 3। उसके क्या जनाब मुहरकात हैं वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और उसको डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि एक नई चीज़ है जो एमक्यूएम सामने लेके आ रही है। मसला ये है कि ना मुझे इससे कुछ लेना है पीपल्स पार्टी से, ना पीटीआई से, ना एमक्यूएम से। मुझे अपने कराची के लोगों के लिए रिलीफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्लेम गेम चल रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को ब्लेम करती है, लेकिन सफ़र जो कर रही है वो अवाम कर रही है। कौन सा इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि जनाब यहाँ पे गार्बेज कचरा नहीं उठाया जा सकता? कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि साल हा साल गुजर गए कराची के लोगों को पानी नहीं मिल सकता? मुझे नहीं समझ आती। बेसिक चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल सकती। जब डिबेट शुरू की जाती है, डिस्कशन शुरू की जाती है, तो उसमें कहा जाता है जनाब कि हम जो है यानी कि कराची जो है वो जनाब पूरे मुल्क को पालता है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, आप पूरे मुल्क को पालते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं 18वीं तरमीम के बाद जो कराची को या सिंध को रन कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी कुछ बनती हैं ना। ठीक है, सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं हो सकती, कोई भी 100% परफॉर्म नहीं कर सकता, ना पीपल्स पार्टी 100% परफॉर्म कर सकती है, ना पीटीआई 100% परफॉर्म कर सकती है, ना एमक्यूएम परफॉर्म कर सकती है 100%। बट देन अगेन लेट्स गेट आउट ऑफ दिस ब्लेम गेम। इस ब्लेम गेम से बाहर निकले। उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये कि इसका कोई हल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो स्टॉप दिस डिबेट। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कराची के अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। हल है तो बताएं, मैं कोशिश करता हूँ उसका कोई हल निकालने की, लेकिन अगर हल नहीं है तो मत बेवकूफ़ बनाए कराची के लोगों को। इनफ। एक आता है कुछ अपनी बात करता है, दूसरा आता है अपनी बात है, जी मेरी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी नहीं। ओ भाई, जिम्मेदारी किसकी है किसकी नहीं है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा सीधा लिखा हुआ, कंफ्यूज मत करें लोगों को। सीधा 18वीं तरमीम के बाद लिखा हुआ है कि किसकी जिम्मेदारी है और किसकी नहीं है। अपने शो में एक बार फिर कोशिश करूंगा कि कोई हल कराची के लोगों के लिए निकल आए। अगर नहीं निकलता तो फिर वही है कि ये सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब लोग कराची के लोगों को चक्कर दे रहे हैं। इस चक्कर से बाहर निकालें इन्हें। ठीक है, मेरे ख्याल में कराची के लोगों ने काफ़ी सफ़र कर लिया, अब उनको रिलीफ दें, उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें, और जो भी है हल कर दें मसले। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कह रहा, किसी शख्स को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी ब्यूरोक्रेट को बुरा नहीं कह रहा। मुझे सिर्फ हल चाहिए। ठीक है, वो हल दे दें उनको। अगर नहीं है तो वो भी बता दें कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, हमारे बस से बाहर है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताएं। मेरे साथ मौजूद होंगे आज जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, एमक्यूएम से ताल्लुक़ है, इम्तियाज़ अहमद शेख साहब पीपल्स पार्टी से। मेरी सिंसियर एफर्ट होगी कि कोई हल निकल आए। एनीवेज, ख्वाजा साहब, कराची का जो इशू है वो उसका कोई हल है या इसी तरह ब्लेम गेम चलता रहेगा जी? नहीं, देखिए, कराची का बिल्कुल हल है।
और ये हल जो है वो यकीनी सूबाई हुकूमत के पास है, सूबाई हुकूमत के पास है। लेकिन सूबाई हुकूमत ने पिछले 12 साल में आपने देख लिया हल कैसे निकाला है। सारे इख्तियारात अपने पास होने के बावजूद 2008 से 2019 तक कोई 8 गुना बजट बढ़ चुका, उसके बावजूद 18वीं तरमीम के बावजूद सिंध में आप एक यूसी नहीं दिखा सकते जहां जीने और मरने की सहूलत हो। मैं कराची की बात नहीं कर रहा, आपको लाड़काना में भी सेवरेज वैसे ही मिलेगा, कचरा मिलेगा। आप तंगवाला यार चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, सिंध के किसी जिले में चले जाएं, तो आप बेनजीर आबाद चले जाएं जहां पर जहां इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का गढ़ है, वहां भी यही हाल है। मैं गढ़ी यासीन गया हूँ, मैं गढ़ी खुदाबख्श गया हूँ, हर जगह पे यही हाल है। तो मसला ये है, जब कोई हल नहीं निकल रहा और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फंड नहीं देने की तैयारी हुई, पिछले साल 30 अरब रुपए थे, इस साल पूरे सूबे के डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 अरब रुपए, यानी 10 अरब कम कर लिए। यानी आपको नेशनल फाइनेंस कमीशन में ज्यादा मिल रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट को कम कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है हमारे पास क्या ऑप्शन है मुबशिर भाई। एक कराची के शहरी की हैसियत से मैं तो ये कहूंगा कि या तो मैं अदालत से रिलीफ मांगू, वो पिटीशन पेंडिंग है 140A की, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट उस पर भी वक्त निकाल कर जजेस साहिबान हमारे ऊपर रहम फरमाए। दूसरा, या तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान जो कि फेडरेशन है उनसे मदद मांगू, और तीसरा या तो फिर मैं आर्मी चीफ से अपील करूं कि खुदा के वास्ते हम यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ जीने और मरने और सेवरेज, कचरा, बीमारियां, हम तो इसमें पूरे करें क्या आखिर। तो जो फरोग नसीम साहब ने राय दी है, मेरा ख्याल है उस राय पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आइन जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया है और आइन में ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी की क्लॉजेस ले लें और मजे करें। जहां आपको सख्ती करनी हो, जहां आप घेरा तंग हो रहा हो, तो वहां नैब भी बाइस हो जाए, वहां पर आप फेडरेशन को भी कोसना शुरू कर दें और वहां पर आप जो है ना फौरन जमहूरियत को खतरे में डाल दें। तो मेरा ख्याल है कि आइन के आर्टिकल 149(4) ये बिल्कुल ठीक है, सूबे को हिदायत दी जा सकती है। और एक और आर्टिकल है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, वो आइन का आर्टिकल है 148 का 3, अच्छा, सब क्लॉज 3 और 148, उसमें मुबशिर भाई ये कहते हैं कि ये फेडरेशन की ड्यूटी है, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एवरी प्रोविंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हर तरह की है, लॉ एंड ऑर्डर की भी डिस्टर्बेंस है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसके आर्टिकल की है, क्योंकि अभी तक ये आर्टिकल किसी ने कोट नहीं किया, and to ensure the government of every province is carried on in accordance with the provision of the constitution। ये सिर्फ हिदायत नहीं दे रही है फेडरल गवर्नमेंट, वो इंश्योर भी कर रही है कि आइन के मुताबिक हुकूमत अपने उमूर चलाए। अब आइन में तो तालीम भी है सबके लिए फ्री, आइए सिंध में तालीम का हल देख रहे हैं। आइन में तो सबके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। मुझे बता दें, जब मैं पीने के पानी के लिए तरस रहा हूँ और K4 में मुझे पता चल रहा है कि 12 अरब रुपए गारत हो गए, तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी नहीं है? यानी कोई महकमा देख लें, कोई वजारत देख लें, आप अदालतों के केसेस देख लें, 1.5 से ज्यादा नैब में रेफरेंसेस देख लें, आखिरकार फेडरेशन है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। 18वीं तरमीम के बाद किसी की जागीर नहीं हो गया, ना पाकिस्तान से अलग हुआ है। और एक सोच के जो ये सोच रखता है, सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की बात करता है, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर इसको अपनी जागीर समझता है, मेरा ख्याल है ये गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर शरई और मैं समझता हूँ मुल्क के मफादात के खिलाफ सोच है। अच्छा, इम्तियाज शेख साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने एक नए आर्टिकल की तरफ तवज्जो दिलवाई है जिसकी अभी तक कोई बहस नहीं हुई। इट्स लाइक 148 क्लॉज 3, और उसको मेंशन कर रहे हैं ख्वाजा साहब और कह रहे हैं जनाब के 12 साल से तो यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिला। आप लोग 12 साल से हुकूमत में कोई रिलीफ ऐसा पूरे सिंध में नहीं दे सके, और इज टॉकिंग अबाउट द गार्बेज। सबसे पहले जी सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले ये बता दूं, ये पता नहीं किसने तासुर दे दिया कि 12 साल से कोई काम नहीं हुआ। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं।
अगर 12 साल से काम नहीं किया तो फिर ये तीसरी दफा सिंध के लोगों ने भरपूर मैंडेट के साथ किस तरह हमें असेंबली में भेजा और हुकूमत बनाई। ये सिर्फ अपोजिशन कहने की बातें हैं। अभी भी आप घोटकी का इलेक्शन देख लें, वहाँ क्या हुआ। तो मेरा मतलब है कि ये बातें सिर्फ टीवी पे शोज पे करने की करते रहें, उससे कोई मतलब वो नहीं है। हम अपने पब्लिक की खिदमत जो करते रहेंगे। हाँ, उसकी में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, बिल्कुल है, उसमें होनी चाहिए और वो कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा करेगी, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, लोकल गवर्नमेंट के सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो। लेकिन एक किसी जगह का स्कूल का किसी का फोटो दिखा के या किसी एक जगह कचरा दिखा के तो आप पूरे सूबे की वो नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात जो हमारे भाई इजहार भाई ने बातें की, तो ये हमारे साथ सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, कई सालों तक हुकूमत में रहे हैं। K4 भी इन्हीं के जमाने में शुरू हुए और प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं के जमाने में शुरू हुए। तो उस वक्त अगर ये कल दोबारा कोalition का हिस्सा बनेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब है कि ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ निशानदेही अपोजिशन करती है हमारा फर्ज है हम उसको देखें, हम उसको बेहतर करें। लेकिन ये कहना कि जी कुछ नहीं हुआ, कराची में कोई काम नहीं हुआ, क्यों नहीं काम हुआ? हमारे साथ चले, हम उनको दिखाते हैं कहाँ काम हुआ। जहाँ नहीं हुआ वहाँ हम करवा रहे हैं और तेजी के साथ उसमें मतलब काम हो रहा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जो सफाई वाला मसला है, देखें बेसिकली ये DMCs का काम है और बड़े नालों की सफाई का काम KMC का काम है। 4 DMCs तो मुत्तहदा के पास है, ठीक है, तो वहाँ क्यों नहीं करते काम? क्या मसला हो गया है? वहाँ आए, बैठे, बात करें उनके चेयरमैन, हम उनके मसले हल करने को तैयार हैं। नासिर शाह साहब जब से आए हैं तो वो तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो गए, मेयरों के साथ गए, इनके चेयरमैन के साथ गए, उनके साथ बैठे ना। हम तो मना नहीं करते उनको, हम तो मतलब ओपनली कहते हैं कि भाई मिनिस्टर भी आपका बड़ा कोऑपरेटिव है और मतलब फ्रेंडली मिनिस्टर है, आप जाके बैठे से बात करें, हम करने को तैयार हैं, हमने इनकार तो नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ बैठ के तनकीद करना ये मुनासिब नहीं है। और कल ये हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो ठीक है। मेरी गुजारिश ये है, देखे ख्वाहिद साहब कह रहे हैं MQM से ताल्लुक है, वो कह रहे हैं जी 12 साल से आप लोगों ने काम नहीं किया। आप लोग कह रहे हैं जी आप लोगों ने काम किया है, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने काम किया है और वो लोग आप कह रहे हैं जनाब अगर MQM आपके इत्तेहादी बन जाए तो सब अच्छे की रिपोर्ट आ जाएगी। माई क्वेश्चन इज़ कि इफ़ आपने भी काम किया और उन्होंने भी काम किया और वो आपके इत्तेहादी थे और आप इतना 4 डिस्ट्रिक्ट अगर MQM के पास है वो काम नहीं कर रहे और आप लोग काम कर रहे हैं, सो सफ़र तो मासिस कर रहे हैं, अवाम कर रहे हैं। सो अगर इस ब्लेम गेम से आगे निकला जाए तो कोई हल है कि जी बैठने में कितनी देर लगती है या काम करने में कितनी देर लगती है? मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि जी हम क्यों चाहेंगे कि आवाम सफर करें? हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इशूज अपनी जगह पे मौजूद हैं। पानी का इशू जहाँ बहुत पुराना इशू है, वो मुतहदा जब हुकूमत में थी उस वक्त भी इशू था, ठीक है, अभी भी इशू है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और K4 के मंसूबा लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप सर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं शेख साहब। अगर पानी का इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कोशिश की गई? उसको सॉर्ट आउट करने के लिए K4 के मंसूबे पे पैसे रखे गए हैं। K4 में मंसूबा तेजी के साथ से काम हो रहा है। अभी भी इवन मतलब फेडरल गवर्नमेंट के वफाकी वजीर और CM साहब और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अभी होकर आए, वहाँ से इसका प्रोग्रेस रिव्यू करके आए। ठीक है, उसमें डिलेज हो गई है। डिलेज इनको भी पता है कि डिलेज क्यों हुई है, क्या मसले हुए हैं। क्या मसला, आप बता दीजिए क्या मसला है, क्यों डिले हुई? टेक्निकल वजूहात की बराबर इसमें डिलेज भी है। कुछ और वजूहात पॉलिटिकल भी हो सकते हो, लेकिन देखिए पानी पहुंचाना तो हमारा फर्ज है। ओके, मैं शेख साहब अगर पॉलिटिकल वजूहात की बिना पे जो डिलेज हुए वो पॉलिटिकल वजूहात क्या थी? देखें जी, वो फिर लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपको बेहतर तफसील से बता सकेंगे क्या क्या इशूज K4 के डिले में थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा फुली डिटर्मिनेशन है कि इसको हम कंप्लीट करें, जल्दी से करें। हम कराची में पानी क्यों देंगे? कराची हमारा दारुल हुकूमत है भाई। हम इधर पढ़े हैं, इधर पैदा हुए हैं हम लोग, तो हम मतलब कराची तो हमारा अपना शहर है, हम क्यों नहीं करेंगे पानी का मसला? अच्छा चले, मतलब और जो मसाइल है, एक बात पे हमें एतराज है, एक बात पे, हाँ जी, कि जब भी कोई मसला आता है तो मतलब सिंध की तकसीम की बात शुरू हो जाती है, लिसानियत उसमें लेके आई जाती है। हमने कभी भी नहीं कहा। और फिर जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो झूठा ले लिया जाता है। भाई मतलब इस तरह की बातें क्यों करते हो कि मुल्क में तलखी हो? मतलब मुल्क में अब ये जो कमेटी बनी, कराची की कमेटी, इससे पहले भी बनती रही। आप अगर पीपल्स पार्टी को उसमें से बाहर करेंगे तो किस तरह होगा काम? ये तो आप मुशावरा करें, प्राइम मिनिस्टर बुलाए ना CM को, बैठ के बात करें, बना ले कमेटी, बना ले कोई तरीका मसले हल करने का।
हमने कभी भी हल इंतजार नहीं किया। K4 पे जनाब आपने सुन लिया ख्वाहिश साहब, शेख साहब कहते हैं जनाब कि उसमें पॉलिटिकल वजूहात भी है डिले होने की और उसमें टेक्निकल वजूहात भी है डिले होने की। आपके नजदीक क्या वजूहात? K4 पे तो अभी आप मुझसे 2 घंटे की अगर बात करेंगे तो मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। मुख्तसर सा ख्वाहिश साहब, जिस तरह 27 दफा उसका रूल चेंज किया गया, जिस तरह FWO को 1 फेज दिलवाया गया, 3 फेज अभी बाकी हैं, 50 मेगावाट का उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इशू है जो कि बिजली ना होने की वजह से कभी भी वो पंपिंग स्टेशन चलेंगे नहीं, ग्रेविटी से कितना ऊपर उठाया गया, इतने फ्लॉज हैं। और आज भी जो नेस्पाक ने रिपोर्ट दी है कि आपने पिछले 12 अरब रुपए जो खर्च किए हैं वो जाया हो गए हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझसे आप इस पे कोई भी डिबेट कर ले, चीफ मिनिस्टर बैठ जाए मेरे साथ, मैंने CM साहब के सामने K4 पे उनको नाकामी का जिम्मेदार करार दिया है। और एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, मुझे आपने जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर को करार दिया है जी? बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब जिम्मेदार हैं, वजीर बल्दियात जिम्मेदार हैं, और इसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था मैंने उसके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बट व्हाई डू यू ब्लेम द चीफ मिनिस्टर जी? डेफिनेटली 18वीं तरमीम के 840 अरब लेने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, और 12 अरब रुपए अगर मेरे आपके पैसों के जाया हो गए और इम्तियाज शेख साहब के पैसे जाया हो गए तो उसके लिए किसको ब्लेम करें? किसी सेक्शन ऑफिसर को सजा दें? ये जिम्मेदारी किसकी है? 12 अरब रुपया ख्वाजा साहब जाया हो गया जी, बिल्कुल। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आप इम्तियाज शेख साहब को असल में जाहिर है मेरे बड़े हैं और मैं इतना काउंटर नहीं करना चाहता कि नहीं, हम किसी को काउंटर नहीं कर रहे, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सरबरा कौन है? मुझे ये बताएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है या नहीं बना? मुझे ये बताएं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मलीर में माहाना 18 करोड़ रुपए का कचरा उठाने का बिल है या नहीं है? मुझे बताएं, गुलशन इकबाल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है नहीं कर रही है? मुझे बताएं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में जहाँ आपका चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट मलीर जहाँ आपका चेयरमैन है, वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है? अभी तक तो न्यूज 1 को लेकर दिखाएं मुझे कहाँ काम कर रही है। अरे भाई, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया क्यों अगर आपने DMCs को कचरा उठाने की जिम्मेदारी दी? और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सरबरा चीफ मिनिस्टर हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सरबरा वजीर बल्दियात हैं। आप सीवरेज का इशू मेरे गले मार देते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ मुबशिर साहब, आज मेरे हल्के में 16 दिन बाद पानी आ रहा है, 16 पौंड की जगह 4 पौंड आ रहा है और गटर वाला पानी आ रहा है। और मुझे लगता है कि आज और कल में शायद बहुत बड़ा मुजाहरा और धरना हो जाएगा मेरे हल्के में। वहां पे लोग मुझे कह रहे हैं वजीर बल्दियात को लेकर आए हमारे पास, यहाँ में उनके दफ्तर लेके चलें। भाई, जिम्मेदार आप है ना, जो महकमा आपके पास है, जो जिम्मेदारी आपने कानून साजी करके 18वीं तरमीम के जरिए अपने जिम्मे लिया है, वो उससे क्यों निगेट कर रहे हैं आप? एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मेरे साथ मौजूद है, ख्वाजा साहब भी मेरे साथ मौजूद है, MQM भी मेरे साथ मौजूद है। हल निकालने की कोशिश करूंगा कराची के अवाम के लिए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और कोशिश जारी है मेरी कि कराची के अवाम के लिए कोई हल निकाल सकूं जी। शेख साहब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो हेड हैं, जो हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ें आप लोगों को यानी कि प्रोविंस को मिली, उसमें आप लोग किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और 12 अरब रुपया K4 में ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ज़ाया हो गया चीफ मिनिस्टर साहब की वजह से। सर देखिए, अपना मोहसिन भाई, जहाँ तक 12 अरब रुपए की ताल्लुक है तो मुझे नहीं पता उसका, और उसका इस तरह मतलब सरकारी खजाने को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा। उसमें हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन मतलब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है ना, तो कार्रवाई होगी, जिससे फिर ऑडिट होते हैं, उसके फिर मुख्तलिफ उसकी चीजों की जांच पड़ताल होती है, उसके बाद जाके डिटरमिन होता है कि नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या फैसले हुए, किसकी वजह से नुकसान हुआ। ये सिर्फ कहना, सिर्फ टीवी पे बैठ के 12 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। लेट इट गो, ये असेंबली में आएंगे कल परसों, डिमांड करें, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर बताएंगे इसको, ये क्वेश्चन करें, वहाँ नहीं करें, और हम भी करेंगे, हम भी बात करेंगे इसको, कि बताएंगे कि भाई अगर एक हमारा अपोजिशन का हमारा दोस्त ये कह रहा है
तो उनकी बात एमपी है वहाँ का, तो उसकी बात को जरूर सुनना चाहिए। तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे, लेकिन ये खुद भी बात करें असेंबली में। और बाकी जहाँ तक रहेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दुनिया के हर बड़े शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अथॉरिटीज होती हैं, और तो कराची में भी उन्होंने अथॉरिटी बनाई है। मैं नहीं कहता कि वो बहुत आइडियली काम करते थे, वो अपना काम कर रही है, उसमें कमी बताई है तो दूर करिए, बताएं, निशानदेही करें। हम तो मतलब देखें पूरे दिल के साथ कराची के मसले हों, हैदराबाद के मसले हों, सक्खर के मसले हों, शिकारपुर के मसले हों, हम तो हल करने के लिए बैठे हैं। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, हम हल करेंगे। इनकी जो जायज शिकायत है उसको भी दूर किया जाएगा। ये बैठे आ जाए ना, ये बैठे क्यों नहीं है, सीएम के साथ बैठे, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ बैठे। कभी मैं एक बात नहीं समझ पाया, मैं एक बात शेख साहब मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, आप कह रहे हैं एक अच्छा जेस्चर शो कर रहे हैं आप कि जनाब ये बैठे तो उसका कोई हल निकल आएगा, चीफ मिनिस्टर के पास बैठे ये लोग तो कोई हल निकल आएगा। बट माई क्वेश्चन इज डिफरेंट, मेरे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया जा रहा। क्या बैठना ही जरूरी है और बैठे बगैर जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता, आवाम का ऐसे ही चलता रहेगा? हम कर रहे हैं। अगर ये हमारे काम से मुतमईन नहीं है और इनको कुछ और बात करनी है, कुछ और चीजें करवानी है, पता है हम वो भी मतलब कौन सी चीजें करवानी है शेख साहब, बताइए ना, खुल के बताइए। हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हम वो काम अपना कर रहे हैं, हम सफाई भी कर रहे हैं, हम और उसमें बेहतरी भी लाएंगे इंशाल्लाह। कहीं कमी है शेख साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने, यानी कि एमक्यूएम वालों ने क्या चीजें आपसे हल करवानी है? नहीं, अगर इनको ये अगर मुतमईन नहीं है हमारे किसी काम से तो बताए ना क्या किस काम में बेहतरी लानी है। ये मतलब सिर्फ तनकीद न करे ना, तनकीद करने से कुछ, हम अपना काम कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, हम करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स और उनका जो टीम। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब कह रहे हैं जनाब K4 का मंसूबे में 12 अरब रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि हेड कर रहे थे जनाब उसको। लेकिन अगर मैं कहूँ नुकसान नहीं हुआ तो फिर क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी ऑडिट होगी। ऐसे तो नहीं है अपना मुबशर भाई 12 अरब रुपए पड़े थे उठा के वो देके चला गया। ऐसा नहीं होता। अगर कोई इशू है तो जरूर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पर ऑडिट पैराज बनेंगे, ऑडिट होगी, उसकी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठा है और ऑडिट की लोकल सूबाई ऑडिट बैठी है, देखेंगे। इस तरह थोड़ी 12 अरब रुपए में चले गए। ठीक है, अगर किसी ने नुकसान किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो आवाम का इशू है वही मेरा सवाल है जी। वो इशू ये है कि जो कचरा है, कचरा वो क्यों नहीं उठ पा रहा? आई अंडरस्टैंड कि कचरा डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। सारी दुनिया में कचरा जो है वहाँ पे उससे कुछ ना कुछ जनरेट किया जाता है, एनर्जी जनरेट की जाती है। यहाँ पे उल्टा पल्ले से पैसे लगा के कचरा उठवाया जाता है। और यहाँ पे चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, कोई भी हो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे सिर्फ हल चाहिए कि इसका हल है कोई या नहीं है जी। आप लोग निकाल सकते हैं हल या नहीं है? क्योंकि ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं जनाब कि जनाब फरोग नसीम साहब ने, शेख साहब, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जो फरोग नसीम साहब ने 149 की बात की, दुरुस्त की। उन्होंने, ख्वाजा साहब तो एक नया आर्टिकल लेके आ गए हैं, वो कहते हैं जनाब इस पर भी बहस करें कि 148 क्लॉज 3 जो है वो भी होना चाहिए। वो तो इससे भी आगे जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल लाए थे उसमें तो उन्होंने माजूम कर ली कि हमने कहा ही नहीं है। ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं जनाब कि वो बिल्कुल ठीक का है। ठीक है ना, अब ये नया आर्टिकल लाए तो वो भी हम आगे देख ले, पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब तो 149 पे भी कह रहे हैं ठीक का है उन्होंने, फरोग नसीम साहब। बस वो पूरा आईनी आए असेंबली में, कल परसों इजलास है तो वहाँ ये चीजें पढ़े, हम उनको बाज़ाब्ता वहाँ जवाब देंगे उसका मशवरा करके अपने लॉ डिपार्टमेंट से। हमारे पास हम उनको हर चीज का जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं है, और उनको मुतमईन करेंगे हमारे भाई को। ये आइन इस तरह नहीं है कि सिर्फ अकेले सिंगल हैंडेडली कोई आर्टिकल पढ़ने से तो उसमें कोई इसका हल निकलता है। ये मुख्तलिफ आर्टिकल होते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकलों के साथ मिलकर पढ़े जाते हैं। आई डोंट नो किस आर्टिकल की वो बात कर रहे हैं, बहरहाल उसका मैं इस वक्त ऑफ हैंड जवाब दे देता। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, आपने फोन से तो मैंने कहा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर लूँ, तो मैं तो बिल्कुल जवाब दूंगा। और हमारे और भी मिनिस्टर्स जो हैं, जो रिलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, वो भी जवाब देंगे इस बात को। पता नहीं नया आर्टिकल लाए, लेकिन उसके लिए कोई कमेटी बना रहे हैं, फिर कोई मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हम इनको फिर भी ये कहते हैं कि देखिए आप सिंध की वैधानियत पे हमले वाली बात कभी ना करें। वो करेंगे तो फिर कोई भी कमेटी, कोई और चीज जो है वो नहीं हो सकती, फिर कामयाब नहीं हो सकती। अगर मसले का हल निकालना है तो आप हमारे साथ बैठे, हम 10 दफा करने को तैयार हैं।
एक कंपल्शन है, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर वापस आऊंगा जनाब, फिर पीपल्स पार्टी भी मेरे साथ होगी, MQ भी मेरे साथ होगी। ब्लेम गेम मैं चाहता था ना हो, लेकिन फिर भी हो रही है, चले कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, फिर एक सिंसियर कोशिश करता हूँ। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, न किसी पार्टी के खिलाफ, न किसी शख्स के खिलाफ, लेकिन हल चाहता हूँ कराची के अवाम के लिए। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। और हल तलाश करने की कोशिश जारी है मेरी कि कराची के अवाम के लिए कोई हल निकल आए। जी, आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं शेख साहब कि इन लोगों को चाहिए, यानी कि MQM को चाहिए कि वो लोग आपके साथ बैठे और बैठ के जितने मसाइल हैं उनका हल इनको शिकायत है तो बैठे ना, किसी हम हुकूमत में है, हमारे साथ बैठने से ही मसला हल होगा ना। बैठे हमारे साथ, हमारे वकीलों के साथ बैठे, कभी भी इनकार नहीं किया हमने तो कभी भी इनकार नहीं किया, हम तो मसला हल करना चाहते हैं। चुन ख्वाजा साहब, आप पे बार बार ये कहा जा रहा है कि जी आप बैठे बैठे बैठे, बैठ के हल निकालें जी। बैठ के क्या हल निकलेगा जी? क्या आप वो कह रहे हैं कि आपकी शायद कोई और भी मसले मसाइल हैं, कोई ऐसा है कुछ? पहली चीज तो ये कि आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं मुझे मसला बताओ, मुझे मसला ही नहीं पता। जी हाँ, ठीक है, वो तो मसला ही नहीं पता। पूरा प्रोग्राम आपने देख लिया, आपके देखने वाले फैसला करेंगे कि मेरे वजीर भाई जो है वो बोल रहे हैं मसला बताएं, मैं बैठे। अच्छा भाई, कहाँ बैठे? बैठने के लिए असेंबली है ना, मसला उठाने के लिए असेंबली है ना। 11 साल का एजेंडा कॉल अटेंशन की सूरत में, जनरल मोशन की सूरत में, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की सूरत में, बाइकआउट की सूरत में, हंगामा की सूरत में, और क्या करें? अब कहाँ बैठे जाकर? ये ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर हाउस मर्रीख पर है और ये सारे गुजरा हमारे मर्रीख पे बैठते हैं, इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। भाई असेंबली है ना मसला उठाने के लिए। असेंबली में आप हर दफा हर इजलास में आप चलाते ना, आज मछली बाजार बन गया। उस मछली बाजार बनता ही इसलिए कि आगे से ये जवाब आते हैं, मसला हल करना नहीं है। मान लिया इन्होंने कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, तो फिर कैसे DMC को इल्जाम दे रहे हैं? मान लिया वाटर बोर्ड इनके पास है, फिर कैसे इल्जाम दे रहे हैं? अच्छा, बैठ के क्या करें? पिछले 11 साल का बजट उठा लें आप, कोई एक स्कीम, कोई एक तजवीज जो अपोजिशन की इन्होंने डाली हो, और अगर कोई स्कीम डाली है तो बताइए उस पर कंप्लीट क्यों नहीं हुई? मैं आपको बता रहा हूं K4 इनके बजट स्पीच का मैं आपको रिकॉर्ड लाके दे दूंगा। इन्होंने कहा था 2012 में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा 2016 में कंप्लीट होगा, फिर अब कहा कि 2018 में कंप्लीट होगा। मुबश्शिर भाई, मैं यहाँ बैठा हूं आपके साथ, ये K4 की डेट दे दें मुझे, मैं आपको कह रहा हूं 10 साल भी K4 नहीं कंप्लीट होगा। 10 साल, आज से मैं आपको 2028-29 तक कह रहा हूं कि K4 कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? मुझे बताएं ना। फिर मैं विभाग से मदद ना मांगूं, मैं अदालत से मदद ना मांगूं, तो मैं कहां जाऊं? और सिंध की वैधानियत की बात करते हैं, और भाई सिंध की वैधानियत, सिंध उजड़ रहा है, सिंध उजड़ रहा है। आप सिंध की वैधानियत की जगह सिंधु देश को धमकी दे देंगे। आप सिंध सूबे बनाने की बात पर आप पूरे पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे देंगे। ये मैं समझता हूं बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को सोचना होगा कि 18वीं तरमीम किसी को लीज पे नहीं दिया है। अगर इलेक्ट होकर आए तो परफॉर्म करना है। अवाम के पैसे हैं, अवाम के पैसों पे आप जिम्मेदार हैं। और नेट के केसेस, ये जितने करप्शन के केसेस हैं, ये भाई हम पे नहीं है, ये हुक्मरानों पर हैं, ये आप पर है, आपको जवाब देना होगा। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे एक क्वेश्चन है, why Khwaja Saab GDA is not standing with you guys as far as the statement of Farooq Naseem Saab is concerned? जी देखिए, मैं GDA से ये गिला जरूर करूंगा कि असल में जज्बात की रौ में बहकर हम आवाज हो जाना और ये कहना कि जनाब ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो हो सकता है, सूबे की खिदमत नहीं हो सकती। GDA जब पहले हमारे पास फंक्शनल थी और PTI थी, इन्हीं लोगों ने उस वक्त भी इस जज्बात में आकर लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट किए, जिस लोकल गवर्नमेंट पे आज GDA भी चीख रही है, PTI भी चीख रही है। सिर्फ वाहिद इनकम जो 2013 में उस लोकल गवर्नमेंट और लॉ की, एक्ट की हमने खिलाफ वर्जी की थी। हमने कहा था इससे पूरा सूबा तबाह हो जाएगा, लेकिन वही सिंध की वदानियत, सिंध ये सिंध वो, और आखिरकार आज GDA भी रो रही है, फंक्शनल भी रो रही है, PTI भी रो रही है। ये जज्बात से काम नहीं होता, आपको देखना होगा, प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना होगा कराची में,
और हमें जरूरत पड़ी अदालत में भी हमारी पिटीशन अभी फौरन स्टार्ट हो रही है, हम वहां भी जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम आर्मी चीफ से भी अपील करेंगे कि हमारे शेयर को, जो कि पाकिस्तान का 1000 अरब रुपए विफाक को देता है, जो कि सूबे को 300 अरब रुपए देता है, हम इनकी गुफ्तन निशिस्तन बरखास्तन तसल्लियों पे 11-12 साल तो हम बैठ गए, और कितने साल हमें चाहिए? अच्छा, एक ब्लेम बहुत सीरियस है और वो ये है कि आपके मेयर पे बहुत सीरियस ब्लेम्स हैं और कहा जाता है कि वो भी काम नहीं करते, उन्होंने भी काम नहीं किए, उनके पास भी जो पैसे आए उन्होंने आगे पीछे पुराने जो ठेके मिले हुए थे ठेकेदारों को क्लियर कर दिए पैसे, और इस तरह और कई इल्ज़ामात हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं। और आपके मेयर साहब भी अक्सर औकात देखा है मैंने पिछले कई दिनों से अपने आप को डिफेंड कर रहे किसी न किसी टीवी चैनल पे जाके। हाउ फार इज दैट ट्रू जी? देखो, मैं फिर आपसे बात कहूंगा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह है। अब अगर चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, मेयर को अगर कोई प्रॉब्लम है, जब ये हमसे कहते हैं ना, बैठे भाई मेयर आपके अंडर है ना, आप बुलाएं मेयर को, मेयर के साथ बैठे, मेयर के साथ जो उसकी परफॉर्मेंस की इशू है उसमें हेल्प आउट करें। हमें तो पता है कि लोकल गवर्नमेंट में मेयर के पास 21 बड़े महकमे आप ले चुके हैं। अब आप बताएं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे मेयर क्या करे? मुझे बताएं कचरा उठाने पे, सॉलिड वेस्ट पे मेयर क्या करे? आप मुझे बताएं ट्रैफिक के ऊपर मेयर क्या करे? रोड की रिपेयर, जो बड़े रोड्स हैं, जो मेन रोड्स हैं, उस पर मेयर क्या करे? मुझे भी तो बताएं पीने के पानी के लिए मेयर क्या करे? अब मेयर करना ठीक है, हो सकता है कहीं फ्लॉज हो, कुछ सिस्टम पूरा, आपको पता है कि पूरे मुल्क का सिस्टम ठीक होने में टाइम लगेगा, और जाहिर है केएमसी के अंदर भी फ्लॉज हो सकते हैं, हम इंप्रूव करेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कितनी दफा बुला के उन्हें कहा है कि ये इंप्रूव करें, मैं आपकी ये मदद करता हूं, मैं आपको ये मशीन देता हूं, मैं आपको ये फंड देता हूं, या आप इस फंड का इस्तेमाल ऐसे करें, ऐसे नहीं करें। कितनी दफा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेयर से मीटिंग की? अच्छा, एक और चीज, इल्जाम तराशियां हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने वाली बात है, और मैं समझता हूं जिसके पास जितना फंड होगा जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर 6 अरब रुपए मेयर के पास है तो मेयर 6 अरब रुपए का जिम्मेदार है। आपके पास 1000 अरब रुपए से ऊपर है तो आप 1000 अरब रुपए के जिम्मेदार हैं। आप 300 अरब रुपए डेवलपमेंट के जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सवाल उठता है वो ये है जनाब कि वफाक से इसलिए असिस्टेंस मांगी जा रही है कि वहाँ से पैसा आएगा और फिर यहाँ पे लूट मार कराची में शुरू हो जाएगी। उसकी वजूहात है, उसका रीज़न दे देता हूँ, फिर आप जो जवाब देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। वजूहात ये है जनाब कि यहाँ पे कई केसेस पड़े हुए मौजूद पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद पड़े हुए हैं कि पेपर्स में, यानी कि कागज़ों में जनाब वहाँ पे करोड़ों रुपए के जनाब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, कागज़ों में, सिर्फ ज़मीन पे कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं लगा हुआ वहाँ पे। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद जनाब वफाक पैसे दे, यहाँ पे रिलीफ आए और फिर यहाँ पे लूट मार शुरू हो जाए कराची में। ये किस हद तक आप समझेंगे सही है अप्रोच? देखिए मुबश्शिर साहब, जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम शुरू हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे होगा ये सोचकर कि वो पैसे आएंगे और वो फिर वही अंडा बाटे रेवड़ियां अपनों को वे वाला हिसाब होगा। और दूसरी चीज, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास से प्रपोजल आ रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को मलूज़े खाते रखा जा रहा है। सिंध हुकूमत को जो पैसे दिए गए उसको तो कोई हिसाब देता नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को प्राइम मिनिस्टर साहब पैसे देते हैं तो उसका एक मैकेनिज्म होगा। ये कोई पैसे इस तरह नहीं आते कि कोई चेक लिख के क्रॉस मेयर के अकाउंट में चले जाता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब शेख साहब अपना प्रोसीजर बता रहे हैं कि ऑडिट होता है, ये होता है, मुल्क के खजाने को खर्च करना। मैं समझता हूँ जो इस दफा गवर्नमेंट है उसका तो सबसे बड़ा स्टैंड ही डेफिनेटली करप्शन के खिलाफ है। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम वहां पर मौजूद होगा और उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च किया जाएगा। इस किस्म के शको शुबे वसवसे मेरा ख्याल है वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ समझाइए, आपने 148(3) का जिक्र किया और आपने कहा कि आप यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू गो टू द कोर्ट, और या तो आप फेडरल गवर्नमेंट से आप मदद मांगे या फिर आप कोर्ट में जाएं, ठीक है जी, और आपके पास कोई इस चीज़ का कोई हल रहा नहीं अब। तो अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती और तो आप कोर्ट में कब तक जाएंगे? कोर्ट में हम चले गए हैं। 15 सितंबर के बाद हमारा 148 की जो इंटरप्रिटेशन है उस पर इंशाल्लाह केस टेकअप हो जाएगा
और हमारी अटॉर्नी जनरल की भी कमिटमेंट आ गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कमिटमेंट आ गई है। साइमल्टेनियसली वो भी काम साथ ही चलेगा, क्योंकि 18वीं तरमीम में 140A को बहुत एम्बिगुअस रखा गया। हम इंशाल्लाह उसकी भी इंटरप्रिटेशन अदालत से ले लेंगे और इंशाल्लाह आने वाली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत बाइख्तियार होंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।